जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, भारतीय भूगोल के सत्र में हमने इससे पहले भारत का प्राकृतिक विभाजन कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन चल रहा है उसमें भी छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ स्टैटिक पोर्शन हम जरूर शेयर करेंगे, जरूर उसके वीडियोस बनाएंगे ताकि जो स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको हमको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, उसके कंटेंट प्रॉपर बनाए जा रहे हैं ताकि आपको ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें दी जा सके। तो आज हम भारत के भूगोल के सत्र में भारत की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिसको भी क्लाइमेट जानने, समझने या उसको याद करने में तकलीफ होती होगी तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि अपने पूरे क्लाइमेट के जो कंसेप्ट को आप अपने मनस पटल पर संजो सके। ठीक है, अपने साथियों को भी इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पहले से इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। मेरे मित्र, मेरे साथियों, अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं क्योंकि हर एक चीज मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूं। बेसिक से लेकर चलने का कारण ये है कि जो प्रथम पायदान के बच्चे हैं जो अभी अभी तैयारी चालू किए हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी और जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है उसका एक रिवीजन फॉर्मेट जो है वो तैयार हो जाएगा जिससे कि वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन को भी और एमसीक्यू को भी बेहतर तरीके से याद कर ले। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मक मानसिकता क्या है? ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। मतलब मेरे साथियों, दिमाग का माइंडसेट हमें ऐसा ही रखना चाहिए। हमेशा आप बड़ा सोचो। अगर आप 20वें माले के लिए छलांग नहीं लगाएंगे तो आप पहले और दूसरे माले में भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, अपनी तैयारी को, अपनी सोच को, अपने सारे समर्पण भाव को जो आपके करियर से संबंधित है उसमें आपको सोचना बड़ा होगा। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। ये रहा सिलेबस व्यापम का, हॉस्टल वार्डन का, जिसका सत्र हम चला रहे हैं अभी। और जो है ये प्रॉपर वनडे एग्जाम में इस पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो है 7, 5, 12, 3, 15 टॉपिक है जहां से प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में। लेकिन भारत की जलवायु जानने से पहले हमारे दिमाग में ये पता होना चाहिए कि आखिरकार जलवायु क्या है। जलवायु क्या है? तो जलवायु मेरे प्रिय साथियों, हमको इसको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। जैसे कि एक परिभाषा आप बुक में पढ़ते होंगे या आप जो है कभी ना कभी इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि इसको आप सुने होंगे, है ना, कि आपका जलवायु से तात्पर्य किसी भी भौगोलिक स्थान की या किसी भी भौगोलिक स्थान की वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक विद्यमान है। लेकिन अगर हम इसको आधार से देखें, बेस से देखें, तो जलवायु को हम दो भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? तो दो शब्दों में बांट देते हैं इसी से निकाल के। एक है जल और दूसरा है वायु। समझिएगा गौर से मेरे प्रिय साथियों। या हम जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि वायु के द्वारा जल का परिवहन, विंड जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है किसका? तो जल का। अभी भी ये बात समझ में नहीं आई होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, जल के द्वारा या वायु के द्वारा जल का परिवहन, ये जो शब्द दिखाई दे रहा है उसमें सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि वायु जो है वो जल को परिवहन करके किसी स्थान विशेष पर जाकर गिरा देती है। जैसे वर्षा हो रही है, ये क्यों हो रही है? तो ये किस वजह से हो रही है कि वायु जो है, जो आसपास की वायु है, वो बादल के माध्यम से, जो बादल में जल है उसको लाकर गिरा रही है क्षेत्र विशेष में।
नहीं समझ में आया? और आसान बना देता हूं इसको। देखो, अगर हम इस बात को समझें कि जल का वायु के द्वारा परिवहन हो रहा होगा, तो सर ये बताओ इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? बेटा क्लास लंबी चलेगी लेकिन समझ लेना, दिमाग में बैठ जाएगा जलवायु। कारण क्या है या इसका कारक क्या है? कारण या कारक क्या है? तो अगर हम बात करें, सर ने बताया कि वायु जल को ले जाके कहीं भी गिरा देती है, उसी को क्या बोल देंगे? जलवायु बोल देंगे। समझना, बात को समझना, ठीक है? ऐसा बेसिक कोई सा परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं समझाने के दृष्टिकोण से सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं। और इसका कारण क्या है? इसका दो कारक है बेटा। पहला नंबर है ताप और दूसरा नंबर है दाब। ये दोनों भाई हैं। बड़ा भाई ताप है और जो है छोटा भाई दाब है। या कहा जा सकता है वायुमंडलीय ताप, या इसी को ही कहा जा सकता है वायुमंडलीय दाब। अगर ताप की बात करें तो ये ताप किससे आएगा? पृथ्वी की या भूमि की अपने आप खुद की उष्मा नहीं है। पृथ्वी अगर उष्मा किसी से अवशोषित करता है या पृथ्वी गर्म हो रहा है, बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? अपने आप की उष्मा नहीं है उसके पास। वो किससे ले रहा है? तो वो ले रहा है सूर्य महोदय से। किससे ले रहा है? सूर्य महोदय से। किससे ले रहा है? सूर्य से ले रहा है। और सूर्य से ताप प्राप्त करेगा और इसी ताप की वजह से वायुमंडलीय दाब बनता है। बचपन में पढ़े होंगे एटमॉस्फेरिकल प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मनुष्य के सर में पड़ता है। और ये दोनों कारक की वजह से ही अगर किसी भी स्थान विशेष का ताप, ये टेम्परेचर अगर हाई होगा, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो उस क्षेत्र में लो प्रेशर जोन बनेगा। टेम्परेचर, ताप और दाब की बात कर रहा हूं तो कैसा बनेगा? लो प्रेशर जोन बनेगा। मतलब वहां वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर हाई होगा तो। लेकिन अगर टेम्परेचर लो होगा या टेम्परेचर कम होगा तो उस क्षेत्र में हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, उच्च वायुमंडलीय दाब बन जाएगा। और जो ये वायु की प्रकृति है, जो ये वायु वायु मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी जो प्रकृति है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही खाली जो है वो वायु क्या होता है? भागता है। मतलब अगर यहां समझें तो ये लो प्रेशर जोन है और ये हाई प्रेशर जोन है। तो जो टेम्परेचर जहां का लो होगा वहां की पवनें हमेशा किस तरफ आएंगी? तो उस जगह की पवनें जो है वो लो प्रेशर जोन की तरफ आ रही है। बेटा इसको समझ जाना, आगे आपका दिमाग खुलने वाला है कि आखिरकार सर बताना क्या चाहते हैं। मन में तो यही आ रहा होगा कि सर बताना क्या चाहते हैं। अगर मैं इसको रिवर्स लेके जाऊं, सर ने कहा कि जल का वायु के द्वारा परिवहन होगा और वायु का परिवहन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। हाई प्रेशर तब बनता है जब टेम्परेचर कम होता है और लो प्रेशर तब बनता है जब टेम्परेचर हाई होता है। और यही जो है आपका पवनों की दिशा का मतलब संकेत है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या जाती है? पवनें हमेशा चलेंगी। तो कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, रट लो इसको। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, पवनों की ये जो है आपकी प्रकृति है। और ये कारण किस वजह से होता है? तो सूर्य की स्थिति पृथ्वी में किस जगह पड़ रही है, सूर्य जिस जगह पे अपना प्रकाश केंद्रित करेगा या जिस जगह सूर्य की गर्मी ज्यादा पड़ेगी उस जगह पे ये दाब की प्रक्रिया या ये टेम्परेचर हाई और लो की प्रक्रिया होगी। और ये कारण है जलवायु का। और ये जलवायु को हमने दो भागों में तोड़ा था। नहीं समझ में आया? चलो और अच्छे से समझाता हूं। मेरे को पता था, इसीलिए मैं और चीजें लेकर आया हूं। यहाँ आपको परिभाषा दिख रही होगी, एकदम आप लोगों को दे देना है जलवायु से संबंधित, टेंशन लेना ही नहीं, लेने ही नहीं देना है बच्चों को। मेरा सिर्फ यही टारगेट है। यहाँ परिभाषा लिखाई होगी कि जलवायु का मतलब होता है वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक विद्यमान है।
अब ये क्या हो गया सर, ये क्या बता दिए सर? थोड़ी देर पहले जलवायु को आप वायु जो है वो जल को लेकर बहा रहा था, लेकिन अब आप बताने लग गए वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक के विद्यमान। मेरे प्रिय साथियों, बात समझने वाली तो ये है कि ये वायुमंडल की वह अवस्था क्या है जो लंबे समय तक विद्यमान। दिमाग में आ रहा होगा ना? अभी क्लियर कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ। हाँ, वाला फॉर्मूला नहीं समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला परिभाषा नहीं समझ में आया, अब इस परिभाषा का निचोड़ निकालता हूँ मेरे प्रिय साथियों। चल रहा है अगस्त, जुलाई और अगस्त में हमेशा बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है। वैसे ही आप देखोगे नवंबर और दिसंबर में हमेशा ठंड पड़ती है, अप्रैल और मई में गर्मी पड़ती है। अब एक बात बताओ, ये इसी साल देखे हो या पिछले साल देखे हो या बचपन से अब तक देख लिया आपने ये परिस्थिति को, ये स्थिति को, ये वायुमंडलीय दशा को? समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो आपका देख रहे हो परिस्थिति बचपन से अब तक के अगस्त जुलाई अगस्त में वर्षा होती है, नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ती है, और आपका क्या बोला मैंने कि अप्रैल मई के समय में गर्मी पड़ती है, ये तो आप कब से देख रहे हो? बचपन से देख रहे हो। तो यही तो वायुमंडल की वह दशा है जो लंबे समय तक विद्यमान है। समझ रहे हो? लेकिन मौसम क्षणिक होता है। मौसम क्या होता है? क्षणिक होता है। देखो आसान भाषा में, ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि जलवायु क्या है। वो वाला समझ में नहीं आया तो वो आगे में समझ में आएगा। इसीलिए मैंने इसको जो है पहले फॉर्मेट को बड़ा रखा ताकि आपको पहुंचने लायक बना दूं, फिर उसके बाद आपके लिए आसान कर दिया। अब देखना वो जो पहली वाली चीज थी ना वो समझ में आने लग जाएगी। चलो, कंटेंट ऐसा ही बनाया गया है ताकि आपका पूरा दिमाग खुल जाए। देखो मेरे प्रिय साथी, मौसम क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मजाकबाजी होना भी जरूरी है। मेरा दोस्त जिसका नाम है, इसका नाम है फलाना। क्या नाम है इसका? फलाना। और इसकी एक क्या है, समझ गए होगे तुम लोग, हंसने भी लग गए हो। हंसो हंसो। इसकी जो है रक्षाबंधन था ना, तो इसकी बहन फलानी। फलानी, खाली वही मत सोचे करो, समझे? इसकी बहन फलानी, ये लोग खड़े हैं। ये फलानी जो है इसको बोली कि 12 बजे तक यहाँ गोल बाजार आ जावे, वहां से जो है मोला मिठाई के डब्बा दिला दे। अब ये मान के चलो फलाना जो है वो ढिकाना जगह में है। कहाँ है ये पता है, जगह का नाम क्या है? इस जगह, जगह का नाम है ढिकाना। और फलानी जो है वो आपका अमकाना, अमकाना नाम की जगह में। 12 बजे जाना है किसको? फलाना को, फलानी के पास। 12 बजे, 12 बजे मान के चलो नवंबर दिसंबर का महीना है, ठंडी पड़ रही है। 12 बजे पता है कि जो है कुछ किसी भी प्रकार से वर्षा होने की कोई संभावना नहीं, लेकिन फलाना जो है वो 12 बजे स्वेटर वेटर पहन के गया, और ये अमकाना जगह में अचानक क्या होने लग गया? बारिश होने लग गया। समझ रहे हो? अब बारिश होने लग गया तो ये स्वेटर वेटर इसका भीग गया, तो फलाना फलानी को गाली बक रहा है, तोला कहे रहे हो मैं मिठाई डब्बा बर मोला काबर बुलाए है, मिठाई डब्बा तक खुद नहीं ला सके थच का, ऐसे करके समझे? तो जो वायुमंडल की वह दशा जो क्षणिक होती है, लेकिन किसी भी मौसम में, अब बेचारा स्वेटर पहन के गया 12 बजे, समझ रहे हो, और पानी गिर गया। ठंडी पड़ता है नवंबर दिसंबर में, दोपहर के भी स्वेटर पहने रहते हैं सब, ठीक है? तो बारिश हो गया, तो फलानी का गलती तो है नहीं, फलाना की भी गलती नहीं है, लेकिन गलती किसका है? मौसम बदलने वाला है। तो डायलॉग आया था शाहरुख खान मूवी का, समझ रहे हो ना? तो मौसम जो है वो क्षणिक होता है, लेकिन वायुमंडल की वह दशा जो लंबे समय तक के विद्यमान है वो क्या कहलाएगी? जलवायु कहलाएगी।
मेरा एक समझाने का एक पहल था मेरे प्रिय साथियों, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब पहली वाली बात, पहली वाली बात कि जल का वायु के द्वारा परिवहन कैसे होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा, बताया। इसको याद कर डालो, इसको याद कर डालो। अभी तो हम बेसिक चीजों को पढ़ लिए तो दिमाग में आने लगा, लेकिन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा क्या होती है, पवनें मूव करती है। इसका कारण है कि सूर्य जो है, हमारा सूर्य महोदय जो है, उसकी पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में स्थिति, ये आसान भाषा में समझे तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्ट है, ठीक है। तो वो समय समय पे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है। लेकिन जो ये दिख रहा है पृथ्वी के 23.5 डिग्री के ऊपर में कर्क रेखा, और ये जो मकर रेखा, ये वाला भाग क्या है, ये क्या है, ये वाला रेखा कर्क रेखा, और ये जो है आपका मकर रेखा, ये वाला लाइन। पृथ्वी जो है, सॉरी सूर्य जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में अपना प्रकाश लंबवत कर सकता है। तो इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हमें चीजों को समझना है। जैसे आप देख रहे होंगे कि 21 से 22 दिसंबर के आसपास, 21 से 22 दिसंबर के आसपास जो है, वो आपका सूर्य का प्रकाश कहाँ रहता है, तो सूर्य का प्रकाश रहता है मकर रेखा में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम शीत अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत अयनांत कहते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, जिससे प्रश्न पूछा हुआ है व्यापम, ठीक है, शीत अयनांत कहते हैं। तो जब ये, कब, दिसंबर के समय, शीत अयनात नाम क्यों दिया गया है, अंग्रेज लोग दे दिए नाम, ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अंग्रेज लोग रहते हैं, मतलब आपका अमेरिका वाले, यूएस वाले, तो अपने हिसाब से उन लोग नाम दे दिए थे। अब सब कोई अपनाने लग गए हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम, है ना। जब हम प्रीलिम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में बताऊंगा। तो चलो समझते हैं इधर। शीत अयनात कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा में जब लंबवत पड़ता है इसका सूर्य का प्रकाश। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में ये पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री किधर झुका हुआ है, सूर्य के विपरीत। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो ये विषुव बोलेंगे, या इसको विषुवत रेखा पे लंबवत कहा जाएगा मार्च के समय। फिर मार्च हुआ, अप्रैल, मई और जून। जून के समय में जब कर्क रेखा पर क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश लंबवत, सूर्य का प्रकाश परपेंडिकुलर कहाँ है, कर्क रेखा पर। तो जब कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेगा तो कर्क रेखा में गर्मी होगा कि नहीं होगा, गर्मी होगा तो लो प्रेशर जोन बनेगा। जब लो प्रेशर जोन बनेगा तो उस समय मकर रेखा और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली पवनें जो कि लो प्रेशर से आ रही, सॉरी हाई प्रेशर से आ रही हैं, वो पवनें हाई, आपका लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कर्क रेखा में भारत स्थित है, जिसे हम ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, क्या, तो पवनों की दिशा कैसे जाती है, पवनों की दिशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये सिर्फ ऐसे ही बना लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पवनों की दिशा चलती है। और पवन क्या करते हैं, पवन जो है जल का परिवहन करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। जल को कैसे परिवहित करेंगे, तो ताप की वजह से वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पीकृत होगा जल, समुद्र से, नदी से, तालाब से, अन्य क्षेत्रों से, और वो जाके बादल के रूप में रहेगा। और पवन जब उसको, या वायु जो है उसको परिवहन करके लाकर किसी स्थान विशेष पर गिरा देगी, ठीक है। चलो हम बात करते हैं विंटर सॉलिस्टिस, या इसी को ही कहते हैं शीत अयनात। तो शीत अयनात की स्थिति में मकर रेखा पर क्या है, सूर्य का प्रकाश लंबवत। तो मकर रेखा पे जब सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, प्रश्न पूछेगा शीत अयनात के समय में मकर रेखा में, मकर रेखा पर जो है दिन की अवधि कितनी होती है, तो दिन की अवधि कितना होगा, अगर बोल रहे हैं 10.5 घंटा डार्कनेस, मतलब 10.5 घंटा अगर रात है तो दिन कितना होगा, तो दिन हो जाएगा इसमें, दिन हो जाएगा इसमें आपका 13.5 घंटे। कितना, 13.5 घंटे। वैसे ही अगर प्रश्न पूछ दिया कि कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर शीत अयनात के समय में रात की अवधि कितनी होती है, तो यहाँ लिखाया हुआ है 13.5 घंटे का डार्कनेस होता है, और यही जो है 10.5 घंटे का क्या हो जाएगा, तो दिन हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। इक्वेटर में 12 घंटे जो है दिन होता है, 12 घंटे रात होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो आपका उत्तरी ध्रुव है या आर्कटिक सर्कल है, उसमें 24 घंटे का डार्कनेस हो जाएगा पूरे के पूरे 6 महीने के लिए। समझ रहे हो? तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा पूछा जा सकता है। अब ये क्या है, बोले कि सर आप तो भारत का जलवायु पढ़ा रहे थे, ये सब क्या बताने लग गए? तो ये तो जानना जरूरी है ना बेटा, तभी दिमाग खुलेगा कि आगे में जो चीज मैं ऐसे जादू दिखाऊंगा उसमें आप लोगों को लगेगा कि अरे ये सब समझना तो बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये क्या है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो ये दिखाई दे रहा है आपको समर सॉलिस्टिस या ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति। इसमें जस्ट विपरीत होगा, कहाँ जाएगा सूर्य का रोशनी? तो कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर 13.5 घंटे का क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। तो 10.5 घंटे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। समझ रहे हो? आर्कटिक सर्कल में उजाला आ गया है, तो आपका अंटार्कटिक सर्कल जो है वहां पर 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा? 6 महीने के लिए पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा। समझ रहे हो? जस्ट इसका विपरीत है। क्लियर। 21 जून के समय में कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अब समझने वाली बात है कि ये कर्क रेखा मकर रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा चल रहा है हमेशा। तो ये जब सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है तो इसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इसको नाम दे दिया गया है। जैसे कि आपका ये भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री क्या है? तो कर्क रेखा। और आपका मकर रेखा, इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इन दोनों के बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है या टॉरइड जोन कहा जाता है इसे। ठीक है, टॉरइड जोन कहा जाता है इस क्षेत्र को। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक के बीच को भाग को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? तो नॉर्थ टेम्परेट जोन कहा जाता है, उत्तरीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और दक्षिण में कहा जाएगा मकर रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री तक के, तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या साउथ टेम्परेट जोन कहा जाता है। और वैसे ही 66.5 से ऊपर वाले भाग को शीत कटिबंध या आपका फ्रीज जोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो डिग्री बता रहा हूँ, ये डिग्री को आपको याद रखना है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, उसके बीच वाला का भाग क्या है? उष्ण कटिबंधीय भाग। 23.5 के नीचे 66.5 तक के शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। 0 डिग्री के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय किन किन जो क्षेत्र है, किन किन जो आपका अक्षांश रेखाओं के बीच में आता है? तो 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में। और 66.5 के ऊपर वाला भाग फ्रीज जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय या उत्तरीय शीतोष्ण कटिबंधीय या दक्षिणीय शीतोष्ण कटिबंधीय। समझ में आया? ठीक है। अब 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 जो है हम लोग आ जाते हैं कहा, भारत में जलवायु के कारक। बोले इतना सारा बताने के बाद सर अब आप बताना क्या चाहते हैं? तो मेरे प्रिय साथियों, जो मैं स्टार्ट में बताया, अगर वो आपने अपने दिमाग में बैठा लिया होगा, और वो क्या चीज है? सिर्फ दो चीज है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और वो सब जोन भी बता दिया कि कौन सा क्षेत्र जो है हाई प्रेशर जोन होगा और कौन सा लो प्रेशर जोन होगा। हाई प्रेशर तब बनेगा जब आपका टेम्परेचर कम होगा, लेकिन आपका लो प्रेशर जोन कब बनेगा? जब टेम्परेचर हाई होगा, गर्मी होगा। समझ रहे हो? अब आ गया मुख्य कारण भारत के जलवायु का। वैसे तो भारत की जलवायु के बहुत सारे कारक हैं, लेकिन मैंने जो बताया आपको कि पवनों के द्वारा जल को क्या है? ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उस वजह से जलवायु सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और जलवायु बनने का कारण होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? सबसे पहला है तिब्बत का पठार, दूसरा है जेट स्ट्रीम जिसे हम जेट स्ट्रीम पछुआ पौने कहते हैं, और दक्षिणी दोलन जिसे हम एल नीनो के नाम से जानते हैं। अब आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। सबसे पहला है तिब्बत का पठार। सबसे पहला क्या है? तो तिब्बत का पठार। मेरे प्रिय साथियों, तिब्बत का जो पठार है, ठीक है, ये वाला भाग को ठीक कर दिया। ठीक, समझना। तिब्बत का जो पठार है, जून के समय में, कब? ग्रीष्म अयनात के समय में, 21 जून के समय में, जब सूर्य की रेखा या सूर्य का जो उष्ण है, सूर्य की जो गर्मी है, वो सीधा परपेंडिकुलर किस में रहेगा? कर्क रेखा में।
और जब कर्क रेखा में वो परपेंडिकुलर रहेगा मेरे प्रिय साथियों, तो ये पृथ्वी है। कहाँ बनाऊं पृथ्वी? यहाँ बना देता हूं। ये पृथ्वी है, पूरा क्लास जो देख लिया और सीख गया। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इस कर्क रेखा पे क्या है? लंबवत है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। तो ये वाले क्षेत्र में अगर टेम्परेचर हाई होगा, समझना, जो शुरुआत से समझाना चाह रहा हूं, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो यहाँ लो प्रेशर जोन बनेगा। और अपेक्षाकृत मकर रेखा वाले क्षेत्र में या नीचे वाले क्षेत्र में, कर्क रेखा के नीचे वाले क्षेत्र में लो प्रेशर जोन है या नहीं है? लो प्रेशर जोन है। अब लो प्रेशर जोन जो है, क्यों लो प्रेशर जोन है? कि यहाँ की अपेक्षा यहाँ टेम्परेचर क्या है? कम है। तो यहाँ से आने वाली पवनें ऊपर की ओर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? समझ में आया? ऊपर गई, ठीक है। कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनें पूर्व की ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम की ओर घूम जाती है। तो मेरे प्रिय साथियों, लो प्रेशर जोन किधर है? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा के ऊपर कौन सा देश है? हमारा प्यारा सा भारत। अब ये भारत में जब कर्क रेखा पड़ रही है, ठीक है, भारत में कर्क रेखा इस प्रकार से कर्क रेखा में जो है सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है, तो तिब्बत का जो पठार है ये अपने ताप से 1-2 डिग्री सेल्सियस, ये तिब्बत का पठार 1 से 2 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा भी जो है आपका, इसका तापमान क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। समझ रहे हो? अब जब तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर जोन, और यहाँ हाई प्रेशर है उसकी अपेक्षा हिंद महासागर वाले क्षेत्र में। तो यहाँ से पवनें ऊपर की ओर आएंगी कि नहीं आएंगी? आकर्षित होगा कि नहीं होगा पवनें इधर? वायु इधर आकर्षित होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ से वायु आर्द्रता ग्रहण करेंगी कि नहीं करेंगे? नीचे समुद्र से, समुद्र से जब वो आर्द्रता ग्रहण करेंगे, सागर से जब वो आर्द्रता ग्रहण करेंगे, आसपास बीच से नदी तालाब से भी आर्द्रता ग्रहण करेगी, तो ये वर्षा करेगा कि नहीं करेगा भारत में? तो तिब्बत का पठार भी एक कारण है, कारक है किसका? भारत में जलवायु का या भारत में मॉनसून का। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिर तिब्बत का पठार जब हमने जान लिया, तो मेरे प्रिय साथियों, आपको हिमालय के बारे में भी पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? हिमालय के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक, हिमालय जो है, हिमालय जो है बेसिकली ऐसा बना दिया हूं मैं, ऐसे आगे तक है पूरा। हिमालय जो है वो यहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, ठीक है, यहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और एक स्थलाकृति बनाता है, जिससे यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली, दक्षिण भी है और पश्चिम भी है, दक्षिण और पश्चिम से आने वाली जो पवने हैं या मानसून है, इसको एक स्थलाकृति प्रदान करता है, जिससे यहाँ बादल ठहरते हैं। बीच बीच में अन्य पर्वत श्रेणी भी इसका साथ देती है। ठीक है, लेकिन तिब्बत का पठार समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्यों? क्योंकि लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ेगी पवने। अब आ जाता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम पवने क्या है? क्या है जेट स्ट्रीम पवने? मेरे प्रिय साथियों, जेट स्ट्रीम पवने जो है वो उत्तरी ध्रुव, यहाँ दिखाई दे रहा है, उत्तरी ध्रुव के पास, मतलब पोलर जेट स्ट्रीम एक बहता है पश्चिम से पूर्व की ओर, और एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। ये जो है कंटिन्यूअसली पछुआ पवने जो है वो चलते रहती है। इनके पास अगर किसी भी प्रकार से कोई आर्द्रता आती है या कोई सा भी हाई प्रेशर या लो प्रेशर बेल्ट आता है या किसी भी प्रकार से पवने आती है, ये अपने दिशा की ओर ही चलते रहेंगी और ये उन सभी कंडीशंस को या उन जो है आपका आर्द्रता को या उन वायुमंडलीय अवस्था को बदलने की क्षमता भी है इनके पास। अब ये क्या करती है?
तो ये करेंगी भारत में ठंड के समय में वर्षा। जब भारत में बेसिकली आप देखते होंगे कि सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर के समय में, अक्टूबर नवंबर याद रख सकते हो, अक्टूबर नवंबर के समय में जब ठंड पड़ती है तो भीनी भीनी से जो है क्या चलते रहती है आपकी, अ, बारिश होती है, एकदम सावन की झड़ी लगे टाइप पे बारिश होता है, ज्यादा तेज नहीं आती, लेकिन ठंड के समय में वर्षा होती है। ये वर्षा का कारण यही जेट स्ट्रीम पवन है, क्योंकि जो आपका प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में, प्रशांत महासागर बोलता हूँ, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में जो आपका कहा जा सकता है कि वहां से आर्द्रता मतलब कहा जा सकता है कि ऊपर की ओर आर्द्रता जो बढ़ते रहता है, या आर्द्रता उसके ऊपर चढ़ रही है, या आर्द्रता जो है वो वाष्पीकरण हो रहा है, उन सभी आर्द्रता को ये जेट स्ट्रीम पकड़ता है और भारत की तरफ जो है आगे ले आता है। पंजाब हो गया, आपका हरियाणा वाले क्षेत्र में हो गया, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये जेट स्ट्रीम, जब जेट स्ट्रीम प्रवेश करते हैं, या जेट स्ट्रीम की जो पवनें जो है प्रवेश करती है भारत की तरफ, तो ये जेट स्ट्रीम की पवनें एक दक्षिण की ओर हिमालय के और एक उत्तर की ओर इस प्रकार से बढ़ जाती है। तिब्बत के पठार से उत्तर की ओर और तिब्बत के पठार के दक्षिण की ओर ये बढ़ जाती है टकरा के। लेकिन जो जेट स्ट्रीम पवनें हैं, मैं बताया कि पश्चिम से पूर्व कंटिन्यूअसली बहते रहती है, आगे आकर वो अपना मार्ग उसी प्रकार से रखे रहती है, लेकिन यहाँ आके दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो है आपके हिमालय के उत्तर की ओर चली जाती है और एक हिमालय के दक्षिण की ओर, और इसी वजह से ठंड के समय में यहाँ आपका इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ वर्षा होती है। समझ में आया? अब क्या आ गया, तो ये है अल नीनो। अल नीनो एकदम आसान भाषा में समझेंगे, पूरा का पूरा जलवायु कारण बता दूंगा कि भारत में जलवायु के बहुत सारे कारक। आप ये सुने होंगे कि अल नीनो इफेक्ट की वजह से पिछले साल जो है हमारे यहाँ वर्षा नहीं हुई थी, जिससे कि फसल नहीं हो पाए, और फसल नहीं हो पाए तो किसान जो है, कृषक वर्ग लोग है जो बहुत ही हताहत हो गए, बहुत ही परेशान हो गए। मेरे प्रिय साथियों, यही गर्म जलधारा है। अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर उत्पन्न होता है। और ये जगह गर्म जलधारा बढ़ते बढ़ते, ये जो हीट हीट लाइंस दिख रही है ना आपको, ये हीट सर्कल दिख रहा है पूरा, ये हीट सर्कल जो है ये आगे बढ़ते जाता है और इतना गर्म हो जाता है कि मेरे प्रिय साथियों, यहाँ की अपेक्षा यहाँ यहाँ की अपेक्षा यहाँ जो है वो हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। नहीं समझ में आया? समझा देता हूँ। देखो, समझना एकदम आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कौन सा पेन यहाँ चलेगा? ब्लैक वाला चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। देखो मेरे प्रिय साथियों, जो ये पेरू के तट पे गर्म जलधारा बनी, वो इस क्षेत्र में ताप पैदा कर दी। ठीक है, इस समुद्री क्षेत्र में ताप पैदा कर दी, आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन यहाँ टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर जोन बन गया, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर यहाँ पर कम है, मतलब यहाँ हाई प्रेशर जोन। अब मैं बताया आपको कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल की वजह से पवनें इधर मूव करती हैं, हमारा भारत यहाँ है, और दक्षिण पश्चिम से आने वाली जो मानसूनी हवा है वो यहाँ ना जाके ये पेरू के तट पे स्थित होने वाला, आसान भाषा में समझे, ये बहुत छोटा बन गया है। मैं आगे में और समझा दूंगा आपको। तो ये बताओ कि टेम्परेचर यहाँ कम है और यहाँ टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर जोन यहाँ बन गया, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है, तो यहाँ की पवने यहाँ ठहरेंगी क्या? इसको तो लूप होल मिल गया, मतलब लो प्रेशर वाला जोन मिल गया, तो ये कहाँ बढ़ जाएगी? आगे की ओर बढ़ जाएगी। इसी वजह से भारत में आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो भारत में ना पहुंच के इधर चले गया, तो ये उत्तर दक्षिण अमेरिका की तरफ आगे बढ़ गया, पेरू के तट पर आगे बढ़ गया, और यहाँ किसान लोग जो है हताहत हो गए। पिछले साल ये घटना हो गई थी। समझ में आया? ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको ये सब चीज का निचोड़ मिल जाएगा। जितनी चीजें समझे हैं अभी तक, हम अपने बुद्धि का विकास किए हैं, और इस वीडियो को जरूर देख लेना मेरे प्यारे साथियों, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। जैसे कि मैंने बताया, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा वाला भाग मिलता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमें मिलता है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तब आ गए हम भारत की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और बार बार मैंने बताया कि पवनें कैसे मूव करती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है।
तो ये हाई प्रेशर की से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी, तो जून के समय में कर्क रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश लंबवत होगा, तो नीचे से आने वाली पवनें कर्क रेखा पर जब लंबवत होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा। और नीचे में क्या है, हाई प्रेशर जोन, क्योंकि यहाँ का तापमान कम है यहाँ की अपेक्षा, तो यहाँ से हाई प्रेशर से आने वाली पवनें ऐसे आगे बढ़ेंगी। और किस क्षेत्र से आ रही है, तो दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र से आ रही है। कहाँ से आ रही है, दक्षिण और पश्चिम, बार बार मैं यही मार्क कर रहा हूँ। तो दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र से आ रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून हो गया। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और मानसून की वजह से हमारे भारत का क्लाइमेट बनता है। इसीलिए हमारे भारत का जो क्लाइमेट है या भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। समझ में आया, समझ में आया, मानसून को ले आए, मानसून आ गया, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। अब जो है मौसम शब्द की बात करें, तो मौसम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। किसी भी स्थान या देश की जलवायु उस स्थान की समुद्र तल से दूरी, वो स्थान किस अक्षांश पर है, उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वहां पर पहाड़ों की स्थिति कैसा है, जिसको हम आगे जानेंगे। अब मैंने बताया कि कहाँ से आ रही है, तो दक्षिण पश्चिम से आ रही है। कौन सी पवनें, मानसून कौन सी पवनें आ रही है, तो मानसूनी पवनें आ रही है, अपने साथ आर्द्रता लेकर आएगी। तो एक अरब सागर, हमारे पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो एक अरब सागर की तरफ से प्रवेश करेगा, तो अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाएगी। और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएगी, तो एक बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा कहलाएगी। सबसे ज्यादा वर्षा होता है इस बंगाल की खाड़ी से आने वाली तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण वर्षा, और दूसरे नंबर में अरब सागर, ये दोनों के सिवा तीसरा भी है और चौथा भी है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा जून में अरब सागर से आने वाली, अरब सागर से जैसे प्रवेश करेगी तो उसको पश्चिमी घाट मिलेगा। पढ़े थे फिजिकल डिवीजन, इसीलिए पहले पढ़े थे। ठीक है, उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट कैसा है, कंसिस्टेंट है, और विच्छेदित क्या है, पूर्वी घाट विच्छेदित है, ऐसे मिलेगा पूर्वी घाट अलग अलग फटाफटा। तो पश्चिमी घाट में सबसे पहले केरल में आएगी 1 जून, समझ रहे हो, यही कहीं लिखाया होगा। 1 जून को सबसे पहले केरल के तट पे आएगी। केरल के तट पर अत्यधिक वर्षा, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो गया अचानक से। लेकिन ये पश्चिमी घाट की वजह से, बड़े बड़े पहाड़ी है भैया, कंसिस्टेंट है, ऊपर में जो है आपका महाराष्ट्र का पहाड़, फिर उसका गिर पर्वत श्रेणी यहाँ मिलेगा, समझे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका केरल में कौन सा, अन्नामलाई, मुकुर्ती, तो आपका क्या पढ़ा था हमने, नीलगिरी, ये सभी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर मिलेगी। तो उस तरफ जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। इधर पश्चिमी घाट में अत्यधिक वर्षा होगी, किसके वजह से, पहली शाखा की वजह से। समझ में आया, ठीक है। केरल में तबीयत से पानी गिरा, केरल में मसाला बोना चालू। दूसरा, 5 से 10 जून के बीच में आएगा कहाँ, कौन सी शाखा से, तो यहाँ पर मिल जाएगा गुजरात का पठार वाला क्षेत्र, गुजरात का पठार वाला क्षेत्र में ये एंटर लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी जो है आपको क्या मिलेगा, पश्चिमी घाट मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा आपका क्या, सतपुड़ा के घने जंगल। इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये दूसरी शाखा जो है अंदर घुसा, यहाँ से प्रवेश किया मानसून। और ये छत्तीसगढ़ बेसिन में नहीं, ये आपका पूरा मध्य भारत के मध्य प्रदेश में तबीयत से पानी पूरा का पूरा नर्मदा नदी को भर देगा, नर्मदा नदी को एकदम पूरा का पूरा लबालब भर देगा। कौन, तो दूसरी शाखा। ठीक है, प्रवेश करके अच्छी वर्षा करती पूरे मध्य भारत में। तीसरी शाखा, ये सौराष्ट्र के पास से ये अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगा यहाँ। ठीक है, राजस्थान में ये अरावली से सीधा 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 जाके ठेल लेगा कहाँ, तो उत्तराखंड में यही लैंड स्लाइड हो गया। समझे, बारिश के समय जाना नहीं, अब आप लोग का मर्जी, श्रद्धा भक्ति। ये आपका उत्तराखंड और यहाँ हिमाचल प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का कुछ भाग यहाँ ला के सीधा भाई से मारेगा पंजाब में, यहाँ पर लैंड स्लाइड हो गया। तीसरी शाखा कहाँ से आ रही है, अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा। अब आते हैं किसमें,
तो बंगाल की खाड़ी से आ रही है पवने, ये दो शाखाओं में विभक्त होगी। पहली नंबर की शाखा म्यांमार के पास अराकान यमा पर्वत श्रृंखला मिलेगा, वहां से टकराया, वहां से टर्न ले लिया। कैसे टर्न ले लिया सर, इसका मर्जी है क्या? नहीं, थार का मरुस्थल गर्म हो गया था जून में, ये क्या है? लो प्रेशर जोन। ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर पवन को आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। जो आपका भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अगर कहा जा सकता है कौन करेगा, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पहली शाखा। और दूसरी शाखा जो है वो सीधा 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 जाकर गारो खासी जयंतिया मासिन राम में पेल देगा। और यहाँ की कीप आकृति की वजह से, यहाँ की जो पर्वत की आकृति कैसी है, तो कीप आकृति है, फंस जाता है यहाँ पर मानसून आके, और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा करेगा कौन? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा। समझ में आया क्या? अब दूसरी शाखा बताया मैं, मेघालय गारो खासी जयंती मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा। मासिन राम विश्व का सबसे अधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र, मासिन राम के आर्द्र स्थान है। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा के कारण यहाँ की उपस्थिति पर्वतों की कीप आकृति है। ठीक है, अब कहानी खत्म, पानी बंद, पानी कंप्लीट, ठंडी लगना चालू हो गया। जब यहाँ ठंडी लगना चालू होगा, अब मानसून की जो पवनें ऊपर गई है, क्या वो वापस नहीं लौटेंगी? लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे मेरे प्यारे साथियों? लौटेंगी। और लौटेंगी तो कब लौटेंगी? जब यहाँ हाई प्रेशर बने, जब इस क्षेत्र में हाई प्रेशर बने, अरे बनना क्या बने? हाई प्रेशर बने इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में लो प्रेशर बने। समझ रहे हो? तभी तो होगा वापस। तो आ गया गर्मी, सॉरी ठंडी भारत में। मतलब जो सूर्य है वो पृथ्वी की मकर रेखा पर, कहां पर? मकर रेखा पर, मकर रेखा पर क्या कर रहे हैं? अपना प्रकाश लंबवत डाला हुआ है। इस क्षेत्र में क्या है? गर्मी है। इस गर्मी है तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर। और इस क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में हाई प्रेशर है। वाई? क्योंकि इधर पड़ रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या पड़ रहे हैं? यहाँ ठंड पड़ रहा है, तो यहाँ की पवनें वापस आएंगी। अब जब ये वापस आएंगी, जब ये वापस आएंगी तो बीच से में आर्द्रता ग्रहण करेंगी कि या नहीं करेंगी? आर्द्रता ग्रहण करेंगी। वाष्पीकरण तो हमेशा हो रहा है, पानी ना छोड़ दे और कभी ना कभी सूख के उड़ जाते। समझा था? या तो जब धरती है लील लेते होला, या तो जो है एटमॉस्फेरिकल वाष्पीकरण की वजह से जो है ऊपर चले जाता है। तो ये वापस आएगा तो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से आर्द्रता ग्रहण करेगा और तमिलनाडु में वर्षा करेगा। कब? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, सॉरी अक्टूबर और नवंबर में। ये मानसून का महीना है वहां। कहा? अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में। तमिलनाडु वाला क्षेत्र आगे मैं बताऊंगा। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही नक्शा हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया हमारा पूर्व, और ये हो गया हमारा पश्चिम। क्या हो गया? ये पश्चिम, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब जब पवने यहाँ से जा रही थी तो दक्षिणी पश्चिमी कहला रही थी। अब यहाँ से पवने आ रही हैं तो क्या कहलाएंगी? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून कहलाएंगी। समझ रहे हो? उत्तर पूर्व से ये आ रही है, ये उत्तर पूर्व से आ रही है तो उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं इसको, या इसे ही लौटता हुआ मानसून कहते हैं। समझ में आया? उत्तर पूर्व की दिशा से आ रही है, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेगी और तमिलनाडु में वर्षा कराएगी। ठीक है, पूरा का पूरा खेल किसमें है? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ग्रीष्म ऋतु दिखाई दे रहा है, ग्रीष्म ऋतु के समय में सारी कहानी हमने पढ़ ली, इसके लिए आपके लिए रख दिया है मैंने। हाई प्रेशर से लो प्रेशर बताया, ठंड के समय में क्या होगा? यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, पवने वापस लौटेगी, लौटता हुआ मानसून देखने को मिलेगा, या तो फिर इसे ही उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ ये शीतकालीन बताया कि ये शीतकालीन क्या है? हमारे यहाँ वर्षा होती है, तूफान है
जो भूमध्य सागर से उठता है और भारत पंजाब क्षेत्र में बारिश करता है, उत्तराखंड में बर्फबारी करता है। पश्चिम विक्षोभ की वजह से गेहूं की फसल में बहुत फायदा होता है। दिख रहा है ये भूमध्य सागर यहाँ से उठा, भारत की ओर आया और ये जो है जेट स्ट्रीम पवने इसको लाके पटक देती है। ठीक है, आगे बढ़े। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा के अंतर्गत आती है। यहाँ पर वृष्टि छाया को समझना है मेरे प्रिय साथियों, पूरा का पूरा मानसून समझ जाएंगे अच्छे से, भले से। परीक्षा में देख के चले जाना, दिमाग खुल जाएगा। ये हमारे पास पश्चिमी घाट है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से मानसून आएगा तो क्या उधर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पवने जो है 1200 मीटर एरिया, या कहा जा सकता है जो सह्याद्री जिसे कहेंगे या पश्चिमी घाट बोलेंगे, पश्चिमी घाट के ऊपर चढ़ते चढ़ते बादल अपनी आर्द्रता खो देंगे। आर्द्रता क्यों करेंगे? क्योंकि वो पश्चिमी भाग में काफी वर्षा कर लिए, आगे जाके उनके पास आर्द्रता नहीं है, तो एटी थोड़ी पानी गिरा ही, या पूर्व वाले भाग में कहाँ पानी गिरेगा। तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र अगर देखेंगे तो वो पश्चिमी घाट के किधर आता है? वृष्टि छाया के क्षेत्र में आता है। ठीक है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो हमारा कहा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली या बे ऑफ बंगाल से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से ये पैरेलल हो जाता है तमिलनाडु। इसलिए यहाँ पर मानसून की हवा नहीं, मानसून जो है वो ठहर नहीं पाता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के कारण, यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ी के कारण। ये अंतिम तक के है, नीचे तक के है, और इसके पैरेलल होने की वजह से पवनी यहाँ से आगे बढ़ जाती है। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, इधर थार के मरुस्थल में पानी नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ से तीसरी शाखा जो है उत्तराखंड में पानी को पेल देती है। समझ रहे मेरी बात? तो वैसे ही तमिलनाडु वाला क्षेत्र क्या है? तमिलनाडु वाला क्षेत्र ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा के पैरेलल है। और दूसरा नंबर ये है कि वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र जो है रेन शेडो एरिया के तहत आता है, लेकिन इसको वर्षा की आपूर्ति होती है लौटते हुए मानसून से, ना कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से। प्रश्न को पूछेगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज लिखाया हुआ है तमिलनाडु में जो है आपका देखने को मिलता है। और प्रश्न ऐसे पूछेगा, तमिलनाडु वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है? क्योंकि तमिलनाडु मानसून के अरब सागर के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट, बंगाल की खाड़ी की मानसून की पवनों के समानांतर है। ये समानांतर दिख रही, बताया हूं ये वाला। और यहाँ से जो है लौटते हुए मानसून से होती है। समझ रहे हो? भारत में वर्षा के आंकड़ों की बात करें 125 सेंटीमीटर होता है। 75% जो है दक्षिणी पश्चिम मानसून की वजह से होता है। उसमें भी मैक्सिमम लगभग 45% वर्षा जो है वो किसकी वजह से होता है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों की वजह से होता है। 13% भाग उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। उत्तर पूर्वी मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून। ठीक है, 10% पूर्वी चक्रवात से, मतलब पूर्वी चक्रवात क्या है? तो ये चक्रवाती भाग यहाँ पर देखने को मिलेगा, उससे होगा। फिर उसके बाद आपका 2% पश्चिमी विक्षोभ से होता है। सबसे अधिक वर्षा या 400 सेंटीमीटर से अधिक पश्चिमी घाट में, मेघालय में, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में यहाँ सबसे ज्यादा होगा। पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा? तो आपका हिमालय वाले क्षेत्र में होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया बंगाल की खाड़ी से आने वाले क्षेत्र में इधर से होगा। ठीक है, सबसे कम वर्षा राजस्थान में, लद्दाख में। लद्दाख में पर्वतों की स्थिति की वजह से, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। भारत के अगर पश्चिमी भाग में देखें तो कम, और पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा होती है। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो बिहार में आम के लिए, या आपका कलकत्ता वाले क्षेत्र में आम के लिए जो पानी गिरता है, उसके मोर के लिए पानी गिरता है, उसी को आम्र वर्षा कहते हैं, और कुछ नहीं है स्पेशल, उसको यही कहा जाता है, आम वर्षा। तो हमारा जो है जलवायु का कंसेप्ट आपको इतना जानना है। समझ में आ गया तमिलनाडु में वर्षा क्यों होगी? आपको पता चल गया कि मतलब मध्य भारत में वर्षा किस वजह से होती है। आपको पता चला कि घारोघासी जयंतियों में वर्षा क्यों होती है। ठीक है, क्या होता है शीत अयनात, क्या होता है आपका ग्रीष्म अयनात या ग्रीष्म संक्रांति। तो ये सब सारी चीजों को पहले संजो के रखो। अगले वीडियो में एमसीक्यू कराऊंगा और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।